हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 का एक नया टॉपिक एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। ये ऑर्गेनिक का बड़ा पोर्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 12 का ये टॉपिक है, मतलब अगर क्लास 12 की बात करोगे तो अगर ये चैप्टर अगर किसी को नहीं आया तो समझो आगे के पूरे चैप्टर्स नहीं क्लियर होंगे। इसे हम सिंथेटिक टूल भी कहते हैं। मतलब इससे ऑलमोस्ट सभी कंपाउंड की सिंथेसिस हो जाती है। ऑलमोस्ट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम कह सकते हैं, इसे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते हैं। इसमें बहुत सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे। नहीं पढ़ा होगा तो उसके भी वीडियोज़ में जल्दी शेयर करूँगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी, ताकि वो बेसिक्स आपके क्लियर हों। बट फिलहाल डिमांड थी बच्चों की कि क्लास 12 का सल एल्काइल एंड एराइल हैलाइड लेक्चर भी अपलोड करिए। काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी नीड है। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि ये चैप्टर पहले बनाते हैं, फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी लेक्चर हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एल्काइल एराइल हैलाइड होते क्या हैं। 12th का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम ये क्लियर करें कि होते क्या हैं एल्काइल हैलाइड। अगर डिफाइन करोगे एल्काइल हैलाइड्स को तो एल्काइल हैलाइड जो होते हैं हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन is known as alkyl halide। पता है भाई, देखो एल्काइल हैलाइड होता क्या है ये समझने के लिए हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो अगर हम बात एराइल हैलाइड की करें तो एराइल हैलाइड्स क्या होंगे, सेम कहानी, ये भी हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स हैं। हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव से होगा वो होगा एराइल हैलाइड। एक चीज़ क्लियर करो, एल्काइल ग्रुप होता क्या है। सबसे पहले तो क्लियर करें कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, फिर हैलोजन लगाएंगे। जैसे मान लो हमने कहा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन, मान लो हमने कहा CH4 लिया, इससे एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया, CH3 बना और यहाँ पे आपने हैलोजन जोड़ दिया, तो ये मीथेन है तो मिथाइल हैलाइड हो जाएगा। मान लो C2H6 है, इससे आपने एक हाइड्रोजन हटाया और आपने लगा दिया C2H5 और यहाँ X जोड़ दिया, तो ये मीथेन से हैलोजन जोड़ा, मिथाइल हैलाइड। ईथेन से एक हाइड्रोजन हटा करके हैलोजन जोड़ा, इथाइल हैलाइड। ऐसे ही किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन आपने हटाया और ये R ग्रुप बना, इस R ग्रुप को हमने क्या कहा कि ये एल्काइल ग्रुप है। और इस एल्काइल ग्रुप से अगर आपने हैलोजन जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या है एल्काइल हैलाइड, अगर R जो एल्काइल ग्रुप है उससे अगर आपने हैलोजन जोड़ा तो क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड। इतना क्लियर है। दूसरा केस हम एराइल हैलाइड को भी पहले समझ लें, फिर हम समझाएंगे आपको कि एल्काइल ग्रुप होता क्या है। जैसे मान लो एक कंपाउंड आता है एरोमेटिक में, बेंजीन एक सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल एरोमेटिक कंपाउंड का, पढ़ चुके होगे GOC में, नहीं पढ़ा होगा तो एक लेक्चर में अपलोड कर दूंगा जिसमें हम पूरा एरोमेटिसिटी के बारे में बताएंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं एरोमेटिसिटी की, वो सब मैं जल्दी अपलोड करूँगा। बट एक बेंजीन जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एरोमेटिक कंपाउंड का। अब इसके पास हाइड्रोजन है, अब ये एरोमेटिक हाइड्रोजन है,
इस हाइड्रोजन को हटाया और हेलोजन लगा दिया, तो हेलोजन ने इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ जुड़ गया हेलोजन, तो इसे बोलोगे एरोमेटिक हैलाइड। और इस एरोमेटिक हैलाइड में हेलोजन डायरेक्ट रिंग पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे बोलेंगे रिंग सब्स्टिट्यूटेड, रिंग सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स। इतना क्लियर हुआ? ठीक। दूसरा केस अगर हम देखें तो बेंजीन है, बेंजीन से अगर एक कार्बन आपने जोड़ लिया लाइक CH3, इसे हम टॉलिन कहते हैं, और इट इज़ ऑल्सो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। लाइक इससे अगर हमने हाइड्रोजन ये साइड चेन वाला हटाया और यहाँ हेलोजन आपने जोड़ दिया, तो ये भी एरोमेटिक हैलाइड ही होगा, लेकिन साइड चेन। ये रिंग सब्स्टिट्यूटेड है और ये क्या है, साइड चेन डेरिवेटिव्स है। ये भी क्या है, एरोमेटिक हैलाइड ही है। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको? तो ये क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड और ये एराइल हैलाइड। सीधे सीधे अगर डिफाइन करोगे कि एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन जोड़ दो तो एल्काइल हैलाइड, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन जोड़ दो तो एराइल हैलाइड होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? तो ये तो परफेक्ट एग्जाम समझ में आ गया कि हाँ एल्काइल एराइल हैलाइड होते क्या है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। खैर आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बट आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, पहले यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो बाकी नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करना और नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ भाई? एल्काइल हैलाइड क्या होगा, एराइल हैलाइड क्या होगा, ये सब कुछ समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं, समझो, फिर हम बात करेंगे कि एल्काइल ग्रुप होते क्या हैं। सबसे पहले क्लियर करेंगे एल्काइल ग्रुप, तभी सब कुछ समझ में आएगा। एल्काइल ग्रुप को हम R की एक वैलेंसी फ्री करके दिखाते हैं। एल्काइल ग्रुप क्या है, कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दो, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को अगर आपने हटाया तो एल्काइल ग्रुप बनेगा। ध्यान सुनना, कोई आपके सामने क्या है, एल्केन है, एल्केन से आपने हाइड्रोजन हटा दिया, क्या मिल जाएगा, एल्काइल ग्रुप। इतना समझ में आ रहा है? तो ये एल्काइल ग्रुप मिला। एक चीज़ पहले क्लियर करो कि एल्काइल ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या हैं। जैसे मान लो आपने मीथेन लिखा, क्या लिखा, मीथेन। मीथेन के चारों हाइड्रोजन आइडेंटिकल हैं। कैसे पहचानोगे कि आइडेंटिकल हैं कि नहीं है? तो एक काम करो, कार्बन लिखा और चारों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो सबको आपने जस्टिफाई कर दिया कि सब ए टाइप के हाइड्रोजन हैं। क्या सब आइडेंटिकल हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। और अगर हैं तो इनसे एक अगर आपने हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या मिलेगा, एक बॉन्ड आपका फ्री हो गया। बाकी ये तो हाइड्रोजन हैं रहेंगे और ये बॉन्ड फ्री हो गया। तो ये जो आपने लिया था इसे आपने बनाया मीथेन, और यहाँ क्या मिला आपको, मिथाइल। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मीथेन से आपने बना लिया मिथाइल। समझो, अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे अगर आपने हेलोजन जोड़ दिया तो मिथाइल हैलाइड हो जाएगा। अब जैसे मान लो, पहले एल्काइल ग्रुप क्लियर कर लेते हैं। ईथेन होता है CH3। आप जरा देखो, जरा ध्यान समझो कि ये दोनों क्या आइडेंटिकल दिख रहे हैं। चेक करने के लिए मिड में हाथ रखो, दोनों साइड चेक करो क्या आइडेंटिकली डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ हाथ आपने जैसे रखा, इधर CH3 इधर भी CH3, यानी हम इसको कह सकते हैं ए टाइप के दोनों हैं, यानी दोनों आइडेंटिकल हैं। चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो या फिर यहाँ से निकाल दो, सेम है। यानी हाइड्रोजन जैसे आपने निकाला तो क्या मिला होगा, C और ये बॉन्ड आपका फ्री। बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। ये थोड़ी सी मोटी वैलेंसी हम ये दिखा रहे हैं कि कार्बन से हाइड्रोजन निकल चुका है। तो आपने इसे कहा कि ईथेन है, तो ईथेन से इसको हम कलेक्टिवली देखें तो ऐसे लिख सकते हैं C2H5 एक बॉन्ड फ्री करके, और C2H5 के एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है जिसे आप इथाइल कहते हो। ये क्या है, इथाइल ग्रुप। इतना क्लियर हुआ? ठीक।
बात फिर हम प्रोपेन की करें तो प्रोपेन में एक स्ट्रक्चर, प्रोपेन का यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, चाहे आप इसको यहाँ से लगा दो या इधर से लगा दो, चेन सीधी 3 कार्बन की बननी है। तो प्रोपेन का चेन बना, आप बताओ कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दिया, इधर CH3, इधर CH3 और इधर CH2, समझना। तो यार ये और ये तो कॉमन, देखिए बीच में हाथ रखो, इधर CH3 इधर भी CH3, यानी इसको आपने कैटेगराइज किया A एंड B, यानी प्रोपेन से हाइड्रोजन निकलने के 2 चांसेस अब आपके सामने हैं। प्रोपेन से हाइड्रोजन निकलने के आपके पास 2 चांसेस हैं, एक तो या तो इस वाले से हटा दो या इधर से हटा दो, आइडेंटिकल मिलना है। तो क्या मिलेगा, यहाँ से हटाया सीधी चेन, इसलिए इसे आप बोलोगे N प्रोपाइल। क्या बोलोगे, N प्रोपाइल। कोई दिक्कत, इसको हम लिख सकते हैं C3H8। क्या लिख सकते हैं, इससे आपने एक हाइड्रोजन निकाला, बना C3H7, और C3H7 के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर, एक तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हो और दूसरा अगर हाइड्रोजन आप निकालोगे तो ये यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे। इसको N क्यों कहा, क्योंकि अगर सीधी चेन है और एल्काइल ग्रुप बन रहा है, कहीं कोई ब्रांच नहीं है, तो N प्रोपाइल, और इसको नाम दोगे तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल। यानी C3H7 के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है भाई, 2, C2H5 के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है भाई, 1, और CH3 के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है भाई, 1, क्योंकि इनके पास आइडेंटिकल हाइड्रोजन है। यहाँ पे 4 के 4 हाइड्रोजन आइडेंटिकल थे, एक ही निकलेगा। यहाँ 6 के 6 हाइड्रोजन आइडेंटिकल थे, एक ही कोई निकलेगा। यहाँ 2 टाइप के हाइड्रोजन थे, AA B टाइप का था, अगर टर्मिनल से निकल गया तो N प्रोपाइल, मिड से निकला तो आइसोप्रोपाइल। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा C4H10 की बात कर लेते हैं। C4H10 को क्या कहते हो भाई, C4H10 को हम लोग कहते हैं ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। अब यार C4H10 है, ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन से पहले तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखो। देखो सबसे पहला काम एल्काइल ग्रुप, भाई यहाँ तो भाई पॉसिबल स्ट्रक्चर जितना था हमने लिख लिया। अब ब्यूटेन के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे, तो ब्यूटेन का अगर पॉसिबल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो ब्यूटेन के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान से सुनना। एक तो ये होगा सीधी चेन, इसलिए इसे नाम देंगे N ब्यूटेन। इसका क्या नाम दोगे, N ब्यूटेन। क्लियर हो रहा है। एक और स्ट्रक्चर हो सकता है कि इस कार्बन को उठा के यहाँ रख दो तो क्या मिलेगा, 3 कार्बन की चेन और 1 कार्बन यहाँ, जिससे आप कहते हो आइसोब्यूटेन। ठीक है, अभी सिखाऊंगा कि आइसोएल्केन कैसे लिखते हैं। पहले यहाँ देखो, तो C4H10 के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गए, C4H10 के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गए, एक N ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब आप बताओ कि मिड में हाथ रखें इसमें, अब ये आप हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। यहाँ भी हाइड्रोजन लगा है, CH3 एंड दिस वन इज CH। आप खुद सोचो कि क्या अगर मिड में हाथ रखें तो ये AABB, बोलो ये AB इक्वली हाफ में डिवाइड कर दो ना यार। बीच में हाथ रखा तो इधर A फिर इधर B इधर B। क्लियर हो रहा है। यानी यहाँ से अगर आपने हाइड्रोजन निकाला तो 2 चांसेस बनेंगे। क्या क्या, या तो सीधी चेन से निकल जाए, यहाँ पे इसे आप बोलोगे N ब्यूटाइल। क्या बोलोगे भाई, N ब्यूटाइल। देखो इस समय समस्या कभी कभी आती क्या है कि बच्चों को, देखो IUPAC नोमेनक्लेचर आपसे पूछेगा तो दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने अगर बना के दे दे तो आप कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर से तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब करता क्या है कि कॉमन नेम से आपको IUPAC पूछता है, तो पहले कॉमन नेम भी क्लियर होना चाहिए। तो कॉमन नेम से कैसे हम IUPAC निकालेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। क्या ये N ब्यूटाइल है, कोई दिक्कत समस्या, 4 कार्बन सीधे में, तो ये क्या हो गया N ब्यूटाइल। एक चांसेस ये हो सकता है कि B से भी निकले, तो ध्यान से सुनना। अब आपके मन में आ रहा हो कि सर इसको आइसो कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। आइसोएल्केन, आइसोएल्काइल कब कहेंगे ये बताऊंगा। ये बताओ जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है वो कितने कार्बन से जुड़ रहा है, कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 2 कार्बन से जुड़ रहा है। देखो 1 और 1, 2 कार्बन से जुड़ा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे,
सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक, तो अभी C4H10 में से N ब्यूटेन से 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर। इसमें देखो ये A एंड B बना कि नहीं बना, A, B। अब इसमें से खुद सोचो, अगर आप हाइड्रोजन निकालते हो तो 2 चांसेस यहाँ भी बने ना। तो अब ध्यान देना, ये क्या है, आइसो एल्केन था, आइसो ब्यूटेन था, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, तीनों आइडेंटिकल है। तो आइसो एल्केन से, ध्यान सुनना, आइसो एल्केन से जिधर ब्रांचिंग होती है उस ब्रांच से सबसे दूर वाले कार्बन से अगर आपने हाइड्रोजन निकाला तभी आइसो एल्काइल होगा। एक्सेप्शनल आइसोप्रोपाइल है, इसको छोड़ करके बाकी आइसो एल्काइल लिखने का वही तरीका, क्या कि आइसो एल्केन से जहाँ ब्रांच है उस ब्रांच से सबसे दूर वाले कार्बन से अगर आपने हाइड्रोजन निकाला तो हो जाएगा आइसो एल्काइल। यानी ब्यूटेन से निकाला, टोटल नंबर ऑफ काउंट करो 1 2 3 4, तो इसे क्या बोलोगे, आइसो ब्यूटाइल। बोलो आया कि नहीं आया, तो ये हो गया आइसो ब्यूटाइल। अब अगला केस बनता है कि ये बी वाला, क्योंकि ये तीनों में से किसी को निकालोगे तो यही स्ट्रक्चर बनेगा। एक बी वाला निकालते हैं। अगर आपने बी वाला निकाला तो क्या मिलेगा आपको, ये देखो ये मिला। और ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये वाला निकाले तो ये वाली वैलेंसी फ्री कर रहे हैं, देखना। तो अगर इस वैलेंसी को फ्री करें तो जिस कार्बन से ये वैलेंसी फ्री है वो कितने कार्बन से जुड़े हैं, 3 कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए इसका नाम हम लोग रखेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या लिखेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल। और या फिर इसको टी ब्यूटाइल भी लिखा होता है कई जगह। इतना समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब आप ये बताओ कि C4H10 में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो C4H9 मिला उसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं भाई? C4H9 के कितने पॉसिबल हैं? एक तो N ब्यूटाइल है, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल है, एक आइसो ब्यूटाइल है और एक टर्शियरी ब्यूटाइल। इसका मतलब टोटल कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर भाई? 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे किसके? C4H9 के। अच्छा ये बताओ C3H7 के टोटल कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर? 2। कौन कौन से? N प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। और C4H9 के टोटल कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर भाई? 4। बोलो क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से सुनना। अच्छा इसमें से, इन चारों स्ट्रक्चर में से कोई ऐसा स्ट्रक्चर बताओगे जो कायरलिटी को कंटेन करे, कायरल हो। अब कहोगे यार ये कायरल वर्ड क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसका यूज होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। कायरल वर्ड होता क्या है पहले समझें। कायरलिटी का मतलब होता है एसिमेट्रिक कार्बन। एक ऐसा कार्बन ढूंढो जहां पर, एक ऐसा कार्बन ढूंढो जहां पे 4 ग्रुप डिफरेंट हों। आप खुद सोचो क्या करना, क्या बोला हमने? एक ऐसा कार्बन इन चारों स्ट्रक्चर में ढूंढो जिसमें 4 के चारों ग्रुप डिफरेंट हों। चलो ढूंढते हैं। आप पहले को चेक करो, पहली वैलेंसी एक फ्री है, कोई ग्रुप ला के यहाँ जोड़ोगे लेकिन ये और ये तो हाइड्रोजन ही होंगे, तो यहाँ कायरलिटी प्रेजेंट नहीं है। इस केस में देखो यहाँ पे आपने CH3 कहा और ये C2H5, यहाँ कोई ग्रुप जोड़ा और इधर हो गया एक हाइड्रोजन। यानी एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5, एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह कोई अगर हेलोजन जोड़ दिया तो ये कार्बन हो गया कायरल कार्बन। यानी ये कैसा हो गया? कायरल कार्बन। बोलो समझ में आ रहा है? क्यों बढ़ाया? क्योंकि आगे यूज होगा इसका, तो ये कायरल हो गया। इसमें बोलो जरा, ये वैलेंसी देखो, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ, इसमें भी नहीं होगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी 3 आइडेंटिकल हो गए तो नहीं होगा। यानी एक चीज देखने को मिला कि C4H9 के स्ट्रक्चर में 4 तो स्ट्रक्चरल हैं, लेकिन एक ऐसा कार्बन है जिसमें क्या प्रेजेंट है? कायरलिटी प्रेजेंट है। और अगर उसमें कायरलिटी प्रेजेंट है इसका मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमर भी बनाएगा। उसके बाद हम बाद में करेंगे जब आपको पढ़ाएंगे आइसोमेरिज्म। यहां तक क्लियर हुआ कि बेसिकली एल्काइल ग्रुप क्या है? तो एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया, एल्काइल मिल गया। क्लियर हो रहा है? मीथेन का जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है, एक हाइड्रोजन हटाओगे तो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर, इथेन से भी क्योंकि सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल है तो एक स्ट्रक्चर। C3H8 से जब एक हाइड्रोजन हटाओगे तो इसके 2 हाइड्रोजन डिफरेंट है, एक तो टर्मिनल वाला, एक मिड वाला। टर्मिनल से निकालोगे तो N प्रोपाइल क्योंकि सीधी चेन बन रही है, और मिड से निकालोगे तो बनेगा आइसो प्रोपाइल। यहां तक क्लियर है? अब ये देखो, ये क्या हो गया? ब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 पॉसिबल, ये ब्यूटेन के स्ट्रक्चर है। सबसे पहला
एल्काइल बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले उसके जितने पॉसिबल एल्केन बने उन सभी पॉसिबल एल्केन को बनाओ, और जो तरीका सिखाया कि मिड में हाथ रखो, जो डिफरेंट डिफरेंट मिलते जाए, अलग अलग लिखते चलो। तो क्या ये ए बी बी दो स्ट्रक्चर यहाँ मिले और ये सभी हाइड्रोजन बीच में हाथ रखोगे, ये तीनों सेम है इसलिए सब पे ए लिखा और ये बी। अब इससे हाइड्रोजन निकालोगे तो दो कहानी बनती है, यहाँ से निकालोगे टर्मिनल पे तो एन ब्यूटाइल, सेकेंड पोजीशन पे निकालोगे दो कार्बन से जुड़ा हुआ इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल, और सेकेंडरी ब्यूटाइल जो ग्रुप होगा वो कायरल होगा यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये बनाया हमने, क्या कहा, एक चीज हमने आपसे कहा कि आइसो एल्केन से जहाँ ब्रांच है उस ब्रांचिंग से सबसे दूर वाले कार्बन से अगर आपने हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। और चूंकि यहाँ की बात करोगे तो ये CH3 जिस कार्बन की वैलेंसी को आपने फ्री किया है वो तीन डिफरेंट कार्बन से जुड़े हुए हैं इसलिए उसको टर्शियरी ब्यूटाइल बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी मिथाइल का 1 पॉसिबल स्ट्रक्चर, इथाइल का 2, इथाइल का 1 पॉसिबल स्ट्रक्चर, प्रोपाइल के 2 N और आइसो, और ब्यूटाइल में 4 N आइसो सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्यूटाइल। ये क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो आपने एल्काइल ग्रुप में देखा, एक और है जैसे मान लो C5H12 जिसे हम पेंटेन कहते हैं। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता लेकिन क्लियर रखना है कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है। पेंटेन है, पेंटेन के टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या लिख सकते हो? ये सीधी चेन, एक तो स्ट्रेट ये रख सकते हो, इसको उठा के यहाँ रख दो तो दूसरा आइसोमर बन जाएगा, यानी दूसरे पोजीशन पे एक कार्बन लगा दिया, पेंटेन बन आइसोपेंटेन, और ये हो गया नियोपेंटेन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये एल्केन में आपने इसको एन पेंटेन कहा, इसको आइसोपेंटेन कहा, इसको नियोपेंटेन कहा, ये कैसे आ रहा है? तो बताता हूँ मैं आपको। इसको क्या बोलोगे? एन पेंटेन। ये क्या है? एन पेंटेन। एन पेंटेन कहने का मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन है कार्बन की, इसलिए एन पेंटेन और 5 कार्बन। इससे क्या बोलोगे? आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। और इसको क्या बोलोगे? नियोपेंटेन। अब आप जरा हमें ये बताइए कि कितने कितने डिफरेंट कार्बन है। बीच में आपने हाथ रखा, 1 1 2 2 एंड दिस वन इज लास्ट 3। इसका मतलब आपको ये देखने को मिला कि ए बी बी और सी, यानी एन पेंटेन में 3 कार्बन डिफरेंट हैं। कितने कार्बन डिफरेंट है? 3। इसका मतलब तीनों कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, और 3 कार्बन से हाइड्रोजन आपने निकाला तो 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे। एक तो सीधी चेन से निकाल दो यहां से, दूसरा यहां से निकाल दो, और तीसरा यहां से निकाल दो। अब आपके मन में आ रहा होगा, मैं आपसे पूछूं इसको क्या कहेंगे, तो इसको आप कह सकते हो एन पेंटाइल। नो डाउट, बहुत बढ़िया, आपने एन पेंटाइल बताया, बहुत अच्छी चीज। यहां जो लॉजिक मैं एक्सप्लेन किया था ब्यूटेन में, ब्यूटेन से जब हाइड्रोजन निकाला तो 2 कार्बन जुड़ा तो इसको सेकेंडरी पेंटाइल कहना पड़ेगा। जैसे वहां सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखे थे तो यहां सेकेंडरी पेंटाइल। क्या लेकिन इसको भी 2 कार्बन, ये वाला कार्बन जिसकी वैलेंसी फ्री हो रही है, इसके भी 2 कार्बन है, तो क्या इसको भी सेकेंडरी पेंटाइल कहते हैं? तो यार ये बताओ, एक ही कॉमन नेम के 2 लोग कैसे रह सकते हैं? एक ही कॉमन नेम के 2 लोग कैसे रह सकते हैं? अब ध्यान से सुनना, तो एक कॉमन नेम और 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल कैसे है? इसलिए इनका कोई कॉमन नेम नहीं होगा, इसको हम IUPAC से नॉमेनक्लेट करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, यानी एन पेंटेन के तो 3 इधर हो गए। अब दिमाग लगाओ, आइसोपेंटेन लगाओ, हाथ रखा इधर, क्या ये दोनों सेम जा रहे हैं? देखो हाथ यहाँ रखा इस वाले कार्बन पे, तो क्या ये दोनों सेम जुड़ रहे हैं? अब आपको कि सर ये भी सेम है, बिल्कुल नहीं सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ दूसरा ग्रुप है और इधर अलग है। यानी इस कार्बन पे हाथ रखा तो ये 2 सेम, यानी इसको लिखे ए, और यहाँ भी हाइड्रोजन है तो बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। यानी आइसोपेंटेन से अगर आपने निकाला हाइड्रोजन तो क्या क्या चांसेस हैं? सी,
यहां लिख लो, यही तो है आइसोपेंटाइल। अब इस डी से निकालो, अभी हमने क्या कहा था कि आइसो एल्काइल कैसे लिखते हैं कि जो आइसो एल्केन हो, जहां ब्रांच बने उस ब्रांच से सबसे दूर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो। तो क्या यहां से निकालो तो इसे क्या बोलोगे? आइसोपेंटाइल। क्या बोलेंगे बेटा? आइसोपेंटाइल। देखो आइसो एल्काइल ग्रुप क्लियर होना चाहिए, आइसोपेंटाइल। फिर क्या निकाला? सी से निकाला, यहां से निकालोगे, सेकेंडरी जैसा नहीं दिख रहा है इसलिए किसके थ्रू जाएंगे? IUPAC। ठीक, फिर यहां देखो, इससे बीच वाले से निकाल दो, तो इसमें कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? 1, 2 और 3, इसलिए क्या नाम दोगे बेटा इसको? टर्शियरी पेंटाइल। क्या नाम दोगे? टर्शियरी पेंटाइल। ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, जिसपे IUPAC लिख रहा हूं उसका कोई कॉमन नेम नहीं है, यहाँ टर्शियरी पेंटाइल। एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर है कि A से निकाल दो, और अगर आपने A से निकाला तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? इसको आइसो बिल्कुल नहीं कहेंगे, A से निकालो तो ये क्या मिलेगा? नॉर्मल IUPAC से जाएंगे। यानी इसके तो 4 स्ट्रक्चर मिल गए, इसके 3 मिल गए। इसमें जरा ध्यान से सुनना, जरा इसको जरा देखो, क्या ये A A A A? कुछ सोच रहे होंगे सर इसको B कर दीजिए। अरे भाई हमें हाइड्रोजन निकालना है और इसके पास हाइड्रोजन थोड़ी है, इसलिए हमें B से नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन थोड़ी है। हाइड्रोजन तो हम नॉमिनेशन उसी का कर रहे हैं जिसके पास हाइड्रोजन है, यानी इसमें से केवल एक स्ट्रक्चर निकलेगा, और उसको क्या लिख सकते हो? ये है C C C, और इस कार्बन से वैलेंस फ्री कर दो, इसे बोलेंगे नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल कैसे लिखते हैं? जैसे आइसो एल्काइल लिखने के लिए हमने क्या बताया कि आइसो एल्केन का जो ब्रांच है उस ब्रांच सबसे दूर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो तो आइसोपेंटाइल या आइसो एल्काइल। इसी तरीके से नियो एल्केन से जहां ब्रांचिंग उससे सबसे दूर वाले से हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या कहलाएगा? नियोपेंटाइल। यानी क्या देखने को मिला कि टोटल कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर? 8। यानी अगर हमने आपसे पूछा कि C5H12 में से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें और C5H11 बना करके आपसे पूछे इसके टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने हैं, तो कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे? 8। ये स्ट्रक्चरल होंगे, टोटल होंगे 8। अब हम आपसे ये पूछें कि आप ये बताओ इसमें से कौन कौन सा कायरल होगा, तो कैसे बताओगे? कायरलिटी चेक करने के लिए हमने क्या बोला कि देखो कि ग्रुप कौन कौन से जुड़े हुए हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं, इसमें कायरलिटी नहीं है। यहाँ देखो एक CH3 एक अलग ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यानी यहाँ कायरलिटी प्रेजेंट है। यहाँ देखो, यहाँ C2H5 इधर C2H5H, और यहाँ ये दोनों कॉमन है, यहाँ भी कायरलिटी नहीं है। इसमें देख लो 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी कायरलिटी नहीं है, लेकिन ये ग्रुप और यहाँ जोड़ दोगे तो ये कायरल है। बाकी इसमें भी तीनों, ये 2 ग्रुप सेम हो गए तो नहीं होगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन सेम हो गए तो नहीं होगा, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन सेम हो गए तो नहीं होगा। इसका मतलब कि n पेंटा जो ये 8 स्ट्रक्चर C5H11 है, उस C5H11 के 8 स्ट्रक्चर में से 2 कार्बन ऐसे हैं जिसमें क्या प्रेजेंट है? कायरलिटी प्रेजेंट है। और अगर उसमें अगर कायरलिटी प्रेजेंट हुई तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होंगे, वो आइसोमेरिज्म में क्लियर करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया कि एल्काइल ग्रुप होता क्या है एग्जैक्टली। अब एल्काइल ग्रुप एग्जैक्टली होता क्या है ये तो समझ में आ गया, तो अब एल्काइल हैलाइड पे आते हैं। एल्काइल ग्रुप सबको समझ में आ गया ना? हमने क्या कहा, किसी भी पेरेंट एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव करके अगर आपने हैलोजन जोड़ दिया तो क्या कहलाएगा? एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब एल्काइल ग्रुप अगर समझ में आ गया तो C5H11 के टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने हैं? 8 स्ट्रक्चर हैं। इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलो ध्यान सुनना। भाई देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है। अगर ढंग से पढ़ोगे, बेसिक्स क्लियर होंगे, फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो ये चैप्टर बहुत आसान है। और अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हैं तो थोड़ा सा टफ लगेगा। वो भी क्लियर करने के लिए मैं आपको GOC के लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा ताकि उस कॉन्सेप्ट को आप आसानी से क्लियर रखें। ठीक, अब आगे चलते हैं बेटा। जैसे मान लो अब हमने तुमसे पूछा
कि R से हाइड्रोजन हटा करके हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, रिमूव करना और हेलोजन जोड़ना है, और हमें जो बनना है वो मिलेगा RX, दैट इज एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल ग्रुप तो सबको समझ में आ गया। अब दिमाग लगाओ, सोचो जरा क्लियर करना कि मान लो हमने CH4 से एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बनेगा, CH3X जिसे मिथाइल हैलाइड। C2H6 से एक हाइड्रोजन निकाला तो C2H5 एक X इथाइल हैलाइड। लेकिन ध्यान से सुनना, C3H8 से जब आप हाइड्रोजन निकालोगे और हेलोजन जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इसके दो स्ट्रक्चर मिलेंगे। C3 मतलब सीधे सीधे ये कह सकते हो कि C3H7 के टोटल कितने स्ट्रक्चर, C3H7X के टोटल कितने स्ट्रक्चर होंगे, 2। C3H7X के कितने स्ट्रक्चर, 2। क्लियर हुआ। इसी तरीके से C4H10 है, एक हाइड्रोजन निकाला, C4H9X बना दो, इसके टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 4, क्योंकि C4H9 के आइसोमर्स कितने हैं, 4। इसी तरीके से C5H12 से एक हाइड्रोजन निकालो और हेलोजन जोड़ दो, क्या मिलेगा, C5H11, और उससे जैसे आपने हेलोजन जोड़ा तो इसके टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए, 8। इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो एल्काइल ग्रुप क्लियर हो गए। अब तो इससे आइसोमेरिज्म भी आसान हो गया। मान लो किसी का पर्टिकुलर आइसोमर पूछे तो खट से बताओ C4H9 के 4, तो हेलोजन जोड़ते चलो और मिलता जाएगा स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, आ रहा है समझ में, पक्का। तो ये हो गया भाई एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे एरोमेटिक हैलाइड की। किसकी बात कर रहे थे, एरोमेटिक हैलाइड की। बात जब हम एरोमेटिक हैलाइड की करें तो एरोमेटिक हैलाइड होते क्या हैं ये समझो। एरोमेटिक हैलाइड के लिए हमने क्या कहा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं पहले समझो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, देखो भाई, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब समझोगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते किसे, होते क्या हैं, इनके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो हम बात सबसे पहले करते हैं एरोमेटिसिटी की। किसकी बात करें, एरोमेटिसिटी की। एरोमेटिसिटी का मतलब होता है दीज आर द कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं उससे क्या बोलोगे, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या है, कंडीशन फॉर कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, नहीं आया, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी क्या है, कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, उसमें से सबसे पहला कंडीशन आता है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। अब पता चले कि आप ओपन चेन में एरोमेटिसिटी ढूंढो, ये पॉसिबल नहीं है। यानी सबसे पहला क्या होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, साइक्लिक समझ में आ रहा है ना। दूसरा कंडीशन है कि कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब ईच एंड एवरी कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि sp2 हाइब्रिड कार्बन पे ज्योमेट्री जो होती है वो प्लेनर होती है। ये इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। थर्ड कंडीशन है, बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है कि ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करते हैं। पहला साइक्लिक स्ट्रक्चर, दूसरा प्लेनर, और तीसरा जो होगा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन मतलब डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। और चौथा कंडीशन है इट मस्ट फॉलो हकल्स रूल। फॉलो हकल्स रूल। अब हकल्स रूल क्या होता है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखो बहुत बेसिक्स से क्लियर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ानी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ फंडामेंटल्स क्लियर करना है कि
क्या होता है एरोमेटिसिटी, भाई किस कंडीशन के अकॉर्डिंग कंपाउंड को हम एरोमेटिक कहेंगे। तो पहला काम हमने क्या किया, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कहने का मतलब है कि अब ओपन चेन में तुम्हें एरोमेटिक ना ढूंढने लगना, क्या बता सर ये ओपन है तुम्हें ढूंढ ढूंढना असंभव है। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, सेकेंड मस्ट बी प्लेनर, थर्ड डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड इट मस्ट फॉलो हकल्स रूल। अब आओ इन सभी रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। आपसे मैंने क्या कहा था कि बेस्ट एग्जाम्पल है एरोमेटिक कंपाउंड का बेंजीन। तो बेंजीन अगर एग्जाम्पल है तो आओ जरा पढ़ के देखते हैं कि बेंजीन क्या उस एरोमेटिसिटी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आओ देखते हैं ये क्या बेंजीन है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। समझेंगे क्या कि हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा। तो पहला कंडीशन एरोमेटिसिटी के लिए बेंजीन है कि नहीं है, तो जल्दी बोलो क्या ये साइक्लिक है। बोलना यार, टिक कर इस बॉक्स पे टिक कर सकते हो कि नहीं, क्या ये साइक्लिक है। अच्छा साइक्लिक क्या होता है, साइकिल का मतलब समझते हो ना, जहां से चले वहीं पहुंच गए, एक साइकिल। सिर्फ कहानी यहां से चले और आए फिर वही मिल गया, यानी फर्स्ट और टर्मिनल दोनों एक साथ क्या हो जाए, इंटरलिंक हो जाए, जुड़ जाए, क्या होगा साइक्लिक। तो क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, जल्दी बोलो, ये क्या कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन की अगर बात करोगे तो क्या, फिर हमने क्या कहा, साइक्लिक के बाद अगर बात करेंगे तो हमने कहा कि पहला कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंडीशन कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। प्लेनरिटी चेक करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे चेक करते हैं, तो ध्यान से सुनना, सिंगल बॉन्ड काउंट करके, सिग्मा बॉन्ड काउंट करके। हर सिंगल आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, हर सिंगल बॉन्ड आपका क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। और कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, यानी 4 सिग्मा। यानी अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। क्या हो गया भाई, sp3। मान लो C डबल बॉन्ड C है, तो अब ध्यान से सुनना, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा होता है। यानी इस कार्बन से टोटल कितने सिग्मा जुड़े, 3, और अगर 3 सिग्मा हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। मान लो आपने कहा C ट्रिपल बॉन्ड C, तो यहां ध्यान देना, 1 सिग्मा, इधर के बीच में 1 सिग्मा, बाकी ऊपर पाई और नीचे भी पाई। यानी यहां ध्यान सुनना, ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रही है कार्बन, 2 सिग्मा। जब 2 सिग्मा बन गया इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। इतना तो क्लियर होना चाहिए। ये शॉर्ट ट्रिक है भाई, कुछ ना समझ में आए तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करोगे, नंबर ऑफ लेकिन कार्बन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। अगर सिग्मा 4 है हाइब्रिडेशन sp3, अगर यहाँ पे सिग्मा 3 है हाइब्रिडेशन sp2, और यहाँ सिग्मा 2 है तो हाइब्रिडेशन sp। जरा ध्यान से सुनो, क्या बेंजीन की बात करें अगर, तो बेंजीन में बोलो क्या, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये चौथा पाई, यानी हर कार्बन 3-3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। यहाँ भी देखो, ये भी क्या होगा, sp2। देखो, एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, एक ऊपर वाले कार्बन के साथ, ये साथ में पाई बॉन्ड। तो क्या यहाँ पे हर कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ध्यान सुनना, क्या हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्या यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि जो सेकंड कंडीशन था कि ईच एंड एवरी कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसका मतलब क्या हो गया, ज्योमेट्री क्या मिलेगी आपको, प्लेनर। यानी क्या ये प्लेनर है, तो बिल्कुल है। क्या प्लेनर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। और हाइब्रिडेशन क्या हो गया भाई, sp2। बोलना है यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। प्लेनर कहने का मतलब है कि प्लेन है, एक प्लेन में होगा। बोलो, अबव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन होगा। वो आपने कैकुले टाइप स्ट्रक्चर बेंजीन का पढ़ा होगा, जो सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर होता है, नहीं पढ़ा है तो ही बताऊंगा। बट फिलहाल दूसरा कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, सेकंड प्लेनर है। तो क्या बेंजीन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तीसरा कंडीशन की बात अगर करें तो हमने कहा था कि कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब सिंगल डबल सिंगल का रोटेशन होगा। क्या ये बेंजीन की बात करोगे तो डबल सिंगल डबल, क्या ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल रोटेट हो रहा है, यानी ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये आपस में रेजोनेंस भी करेंगे, और फिर यही पाई बॉन्ड जहाँ सिंगल है वहाँ डबल, और जहाँ डबल है वहाँ सिंगल बन जाएगा। और इसीलिए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी आप बनाना सीखे होगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ये ऐसे गोला बना लेते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
यानी कंपाउंड बेंजीन में ये तीसरा कंडीशन भी, ये तीसरे कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। एरोमेटिसिटी की कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, बिल्कुल है। सेकंड कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, बिल्कुल है। और तीसरा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डबल सिंगल रोटेट हो रहा है, इसका मतलब कंपाउंड में क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी है। और चौथा कंडीशन और लास्ट कंडीशन दैट इज इट मस्ट फॉलो हक्कल्स रूल। होता क्या है हक्कल्स रूल, पहले समझ लो हक्कल्स रूल है क्या, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हक्कल्स रूल कहने का क्या मतलब है कि ये बताओ, बेंजीन को देखे हो, बेंजीन स्ट्रक्चर बनाते समय ऐसे थोड़ी, बेंजीन में देखा हर पाई बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हर पाई बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अरे जब बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो लगेंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा, यानी हर पाई बॉन्ड पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2। और एक बेंजीन में टोटल कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 3, यानी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जल्दी बोलो, 3 × 2 बराबर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमें इस रूल को इंप्लीमेंट करना है। रूल क्या है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल, मतलब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसका मतलब फॉर्मूले पर रखो 4n + 2 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं है। अब यहाँ पे 4n इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये उधर जाएगा घट जाएगा, और n की वैल्यू निकालोगे तो आ गया 1। जहाँ पे n क्या है, एक हमने क्या होल नंबर है, यानी 0 1 2 3 हो सकता है। क्या बेंजीन सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, और हक्कल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। और हाँ, इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर आपने हाइड्रोजन निकाला और हेलोजन जोड़ दिया, इसे बोलोगे एरोमेटिक हैलाइड। बोलो आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया एरोमेटिक हैलाइड। बोलो पक्का समझ में आ रहा है। एरोमेटिसिटी क्लियर होना चाहिए। कंपाउंड, देखो ये एरोमेटिसिटी समझ में आ गया, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हैलाइड होगा। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आपने हाइड्रोजन निकाला, हेलोजन जोड़ दिया, एरोमेटिक हैलाइड। इतना क्लियर है। तो एल्काइल हैलाइड क्या होगा, तो सीधे सीधे एल्काइल ग्रुप से हाइड्रोजन निकाल करके हेलोजन जोड़ दिया तो एल्काइल हैलाइड, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर आपने हाइड्रोजन निकाल करके हेलोजन जोड़ दिया तो क्या हो गया, एरोमेटिक हैलाइड। और एरोमेटिक हैलाइड के 2 टाइप हमने बताए थे, एक रिंग सब्स्टिट्यूटेड और एक ये भी बताया था कि एरोमेटिक का। तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है? और साइड चेन में हेलोजन जोड़ दिया तो ये भी क्या है, एरोमेटिक हैलाइड का टाइप है। यहां तक क्लियर हो गया। पहले इसको नोट करें, फिर हम आपको बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में।